विजयनगर सिटी में संध्या नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। संध्या बहुत ही खूबसूरत थी। देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी राजकुमारी से कम नहीं थी। लेकिन वो ऊपर से तो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन अंदर से बहुत ही अकड़ेलू किस्म की लड़की थी। उनके माता पिता अपने बेटी की शादी करवाने के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे थे। कुछ दिनों बाद संध्या के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता मिल जाता है। संध्या के माता पिता को वो रिश्ता बहुत ज्यादा पसंद आता है। फिर उस लड़के के साथ संध्या की शादी हो जाती है। संध्या अपने ससुराल चली जाती है। संध्या अपने ससुराल में जाकर बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि ससुराल वाले संध्या से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और संध्या का बहुत ही अच्छे से ख्याल भी रखते हैं। आज संध्या का ससुराल में पहली रसोई थी। क्या बात है शारदा, तुम्हारी बहू तो बहुत ही सुंदर है। मुझे तो लगता है तुम्हारी बहू के जैसे तो गांव किसी की बहू नहीं है। शारदा, मुझे लगता है कि इस बात पर मिठाई खिलाना तो बनता है। अरे हाँ शकुंतला बहन, क्यों नहीं, हम तुम्हें मिठाई जरूर खिलाएंगे। और मिठाई ही क्यों, खाना भी खाकर जाना, क्योंकि आज हमारी छोटी बहू की पहली रसोई है, तो खाना जरूर खाकर जाना। हाँ शारदा, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी छोटी बहू के हाथ का बना हुआ खाना जरूर खाकर जाऊंगी। अरे ओ छोटी बहू, यहाँ आओ। क्या हुआ माँ जी, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ बेटा, मैंने तुझे बुलाया है। देख बेटा, आज तुम्हारी पड़ोसन वाली चाची आई हैं, और वैसे भी आज तुम्हारी पहली रसोई है। जा रसोई में कुछ अच्छा सा खाने में बनाकर ला। ठीक है माँ जी, आज आपके लिए कुछ अच्छा सा मीठा और चटपटी सा बनाकर लाती हूँ। इतना बोलकर संध्या रसोई की तरफ खाना बनाने चली जाती है और उसके पीछे ममता, जो संध्या की जेठानी है, वो भी संध्या की मदद करने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है। ला संध्या, खाना बनाने में मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। अरे नहीं दीदी, आप अपने आप को समझती क्या है? आपको लगता है कि हमको खाना बनाना नहीं आता है? दीदी, शायद आपको पता नहीं होगा, मेरी मम्मी शादी के 6 महीने पहले से ही मुझे खाना बनाने के लिए सिखा दी है। खाना बनाने में मैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो गई हूँ, वो भी बहुत ही टेस्टी खाना बनाती हूँ। अरे वाह संध्या, ये तो बहुत अच्छी बात है जो तुम्हें खाना बनाने बहुत अच्छे से आता है। और नहीं तो क्या दीदी, आप जाइए हॉल में बैठकर सबके साथ ही बातें करिए। देखना अभी मैं कितना टेस्टी खाना बनाकर लाती हूँ। उसके बाद ममता वहाँ से चली जाती है और हॉल में बैठकर सबके साथ बातें करने लगती है। इधर संध्या खाना बनाने में लग जाती है। खाने में मटर पनीर की सब्जी, गाजर का हलवा और पूरी बनती है। खाना बनाने के बाद संध्या कुछ देर के लिए अपने कमरे में चली जाती है। उसके बाद ममता किचन में आती है। अरे वाह, संध्या ने तो सारा खाना बना डाला है। देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है। चलो एक बार चेक करके देखती हूँ, खाना टेस्टी बना है या नहीं। ममता एक चम्मच में थोड़ी सी सब्जी लेती है और जैसे ही उस सब्जी को चेक करती है, हे भगवान, संध्या ने तो इतना बेकार खाना बनाया है। अगर पड़ोसन वाली चाची खाना खाएंगी तो वह पूरे गांव में बुराई करेंगी। फिर माँ जी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। फिर संध्या बेचारी भी बहुत डांटी जाएगी। अब मैं क्या करूँ, टाइम भी नहीं है। एक काम करती हूँ, मैं जल्दी से थोड़ी सी पनीर की सब्जी बना देती हूँ। वैसे भी अभी संध्या भी नहीं है, संध्या को भी नहीं पता चलेगा। फिर ममता जल्दी से पनीर निकालती है और फटाफट पनीर की सब्जी बनाने में लग जाती है। कुछ देर बाद सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। क्या हुआ दीदी, आप किचन में आ गईं? मुझे पता है, मेरी सब्जी की खुशबू से आप किचन में आई होगी। अभी देखना दीदी, जब मेरे हाथ की सब्जी खाओगी ना, तब सोचो कि हाँ, संध्या ने क्या सब्जी बनाई है। हाँ संध्या, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो चलकर देखती हूँ कि खाना बन गया है क्या। संध्या, अब सबके लिए खाना लगा दो। वैसे भी चाची को आए हुए काफी देर हो चुकी है, वह भी खाना खाने के लिए इंतजार कर रही हैं। ठीक है दीदी, आप चलिए, मैं सबके लिए खाना लगा देती हूँ। फिर संध्या सबके लिए डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती है और सब लोग खाना खाने लगते हैं। अरे वाह शारदा, तुम्हारी छोटी बहू ने तो इतना टेस्टी खाना बनाया है कि आज तक मैं इतना टेस्टी खाना कभी नहीं खाया है।
और नहीं तो क्या, तुमने क्या सोचा कि शारदा ऐसी वैसी बहू लाई है? मेरी दोनों बहुएं बहुत ही संस्कारी और समझदार हैं। मानना पड़ेगा शारदा, तुम्हारी बहू सुंदर होने के बावजूद भी इतनी गुड़ी भी है। मैंने सोचा कि देखने में सुंदर होगी लेकिन खाना वाना बनाने नहीं आता होगा, लेकिन ये तो खाना बनाने में भी एकदम एक्सपर्ट है। पड़ोसन वाली चाची की बात सुनकर संध्या और ममता दोनों बगल में खड़े होकर मुस्कुराने लगती हैं। संध्या अपनी तारीफी सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। एक दिन संध्या अपने बालों में तेल लगाने जा रही होती है, तभी उसकी सहेली का फोन आ जाता है। फिर संध्या तेल की कटोरी दरवाजे के पास रखकर बात करने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद उनकी सास वहां से जा रही होती है, तभी तेल की कटोरी पर उनका पैर पड़ जाता है। अरे मैया, मर गई रे। कहाँ हो ममता बहू संध्या, इधर आओ। कहाँ मर गई है दोनों? बाप रे बाप, मेरी तो कमर चली गई। तभी ममता वहां आ जाती है। अरे माँ जी, आपको क्या हुआ? आप कैसे गिर गई? कैसे गिर गई? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? यहाँ तेल की कटोरी रखी हुई है, इसमें मेरा पैर पड़ गया और मैं फिसल के गिर गई। मेरी तो कमर ही चली गई। ममता सारी बात समझ जाती है। ये कटोरी तो संध्या लेकर जा रही थी अपने बालों में तेल लगाने। मुझे लगता है संध्या ने यहाँ पर कटोरी रखकर भूल गई थी। अगर मैं माँ जी को बताऊंगी कि संध्या ने ये कटोरी रखी है तो संध्या बेचारी बहुत ज्यादा डांटी जाएगी। तभी संध्या भी यहाँ आ जाती है। अरे कोई बोलेगा, ये कटोरी आखिर यहाँ कैसे आई? कोई तो रखा होगा ना ये तेल की कटोरी। माँ जी, मैं बाल में तेल लगाने जा रही थी, ये कटोरी यहीं पर रखकर मैं भूल गई। क्या दीदी, आपको समझना चाहिए था। रास्ते में भला तेल की कटोरी कौन रखता है? देख लिया ना अपनी लापरवाही का नतीजा माँ जी, की तो कमर टूट ही गई। भगवान का भला हो जो मैं यहाँ नहीं आई, नहीं मैं तो मर ही जाती। अरे ममता, तुम्हें सोचना चाहिए। तेल की कटोरी आज के बाद कभी भी रास्ते में मत रखना, किसी का भी हाथ पैर टूट सकता है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मेरी वजह से आप गिर गईं। अच्छा ठीक है, मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। ठीक है माँ जी, पक्का प्रॉमिस करती हूँ, आज के बाद कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी। इसी तरह हर जगह संध्या गलती करती है, लेकिन ममता उसकी गलती पर बार बार पर्दा डाल देती है और उसे बचा लेती है। वहीं दूसरी तरफ संध्या को सब पता है कि सारी गलती हमारी है और ममता दीदी हमें बचा लेती है, लेकिन वो अपनी गलती कभी भी नहीं मानती है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया। संध्या बहू, यहाँ आओ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ माँ जी? देख बहू, कल मेरे मायके में एक शादी है, वहाँ पर हमारे घर के सभी लोगों को बुलाया गया है और मैं सोच रही थी कि घर में 50,000 रुपए रखे हुए हैं। तो क्या हुआ माँ जी, पैसे रखे हुए हैं तो उसे रखा रहने दीजिए ना। अब मुझे आगे कुछ बोलने देगी कि नहीं? अच्छा ठीक है माँ जी, बताओ क्या करना है। मैं सोच रही थी कि तू मार्केट जा और 50,000 रुपए लेकर जा और बैंक में जमा कर दे। घर में कोई रहेगा नहीं, पता चले चोरी हो जाए, इससे अच्छा है कि बैंक में रख दूंगी तो कम से कम पैसा तो सेफ रहेगा। अरे माँ जी, बस इतनी सी बात है, आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं जाकर जमा कर देती हूँ। देख बहू, पैसे छुपाकर और बहुत ही सावधानी से जाना, क्योंकि ये छोटी मोटी रकम नहीं है, पूरा 50,000 रुपए है। आप मुझे बच्चा समझती हो क्या, जो इतना डर रही हो? अरे नहीं बेटा, मैं तुझे बच्चा नहीं समझ रही हूँ, मैं समझा रही हूँ। शारदा अपनी छोटी बहू संध्या को पैसा जमा करने के लिए पूरा 50,000 रुपए दे देती है और संध्या उस पैसे को लेकर बैंक में जमा करने जाती है। कुछ देर बाद जब बैंक में पहुंच जाती है तो संध्या बैग से पैसे निकलने लगती है। हे भगवान, ये पैसे कहाँ चले गए? मैं तो इसी बैग में सारे पैसे रखी थी। लगता है मेरी लापरवाही की वजह से पैसे रास्ते में कहीं गिर गए। अब तो माँ जी मुझे छोड़ेंगी नहीं। संध्या जो भी पैसे जमा करने के लिए ले गई, ये सारा पैसा कहीं रास्ते में गिर जाता है। संध्या इसी बात को लेकर वो बहुत ज्यादा टेंशन में रहने लगती है।
और एक दिन संध्या अपने कमरे में अकेले में बात कर रही थी। अब मैं माँ जी को कैसे बताऊं कि सारे पैसे कहीं गिर गए हैं। अगर माँ जी को बताऊंगी तो माँ जी मुझे मार डालेंगी। अब मैं क्या करूं? मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि अपने पैसे जाकर जमा कर दूं। संध्या अकेले में बात कर ही रही थी, तभी ममता उसकी सारी बात सुन लेती है। हे भगवान, ये संध्या कितनी लापरवाह हो गई है। इसे अपनी गलती का कोई एहसास ही नहीं होता है। अब बताओ भला, माँ जी ने इतनी बड़ी रकम दी थी जमा करने के लिए, उसे भी कहीं रास्ते में गिरा दी। अगर माँ जी को ये बात पता चल जाएगी तो पक्का है संध्या को मार पड़ेगी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। ममता अपनी देवरानी को हर बार के जैसे अब की बार भी उसे बचाने के लिए वो अपने कमरे में बेड पर बैठकर कुछ सोचने लगती है। मैं एक काम करती हूँ। मेरे पास जो 50,000 रुपए रखे हुए हैं, उस पैसे को मैं संध्या के बैग में डाल देती हूँ, नहीं तो संध्या बेचारी बहुत ज्यादा मार खाएगी। फिर ममता 50,000 रुपए लेकर संध्या के बैग में डाल रही होती है। तभी संध्या आ जाती है। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं आपके साथ बहुत गलत व्यवहार करती हूँ, लेकिन आप हमेशा मेरी गलती पर पर्दा डालती हो, यहाँ तक कि मेरी गलती को आप अपनी गलती मान लेती हो। दीदी, मैं बहुत ज्यादा किस्मत वाली हूँ जो मुझे आपके जैसी जेठानी मिली है। चल ठीक है, अब चुप हो जा। जो हुआ सो हुआ। आखिर क्यों नहीं बचाऊंगी? तुम मेरी छोटी देवरानी हो, तुम्हें बचना ये मेरा कर्तव्य है। दीदी, आज के जमाने में इस तरह की जेठानी किसी की नहीं होती है। मैं बहुत ज्यादा किस्मत वाली हूँ, मुझे जेठानी नहीं बल्कि एक बड़ी बहन मिली है। इतना बोलकर संध्या ममता के गले लग जाती है। तभी कुछ देर बाद शारदा भी वहां आ जाती है। अरे वाह, अब लग रहा है कि मेरी दोनों बहुएं घर की लक्ष्मी हैं। मैं भी बहुत ही किस्मत वाली हूँ जो मुझे बेटियों के जैसे बहू मिली है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, एक सच्चा परिवार वही है जो बिना शर्त के साथ दे। प्रेम, भरोसा और रक्षा का भाव ही घर को सुखी और मजबूत बनाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।